अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज जो सबसे बड़ा आज जो पहला टॉपिक है वो है हम बजट प्रपोजल किस तरह बनाते हैं। तो आप लोग ये समझते होंगे कि बजट प्रपोजल शायद कोई बड़ी मुश्किल सी चीज़ है। तो पहले तो मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करूंगा कि कॉन्सेप्ट्स हैं क्या। तो ज़रा अगली अगली स्लाइड चलाओ। दो तरह के खर्चे हम करते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं। बजट जो बनाते हैं या जो अखराजात करते हैं वो दो तरह होते हैं। एक है एक्सपेंडिचर और होता है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर हम उस खर्चे को कहते हैं जो कि हम रोजमर्रा का खर्चा करते हैं। रोजमर्रा के खर्चे से मुराद है कि जब हम कॉलेज चलाने के लिए, इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कहते हैं, यानी टीचर्स की तनख्वाहें, बिजली पानी गैस के बिल, स्टेशनरी का खर्चा, लेबोरेटरी के केमिकल्स, ये रूटीन के जितने खर्चे हैं इसको हम करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो अभी मैं करंट एक्सपेंडिचर, हम आखिर में ये प्रेजेंटेशन के बाद करंट एक्सपेंडिचर का हम बजट कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा। बड़ा आसान वो है, वैसे आपको दूर से बड़ा मुश्किल नजर आता होगा। फिर दूसरा खर्चा जो हम करते हैं वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो हम कॉलेज में एसेट्स की क्रिएशन के लिए पैसे खर्चते हैं उनको डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे कि नया ब्लॉक बनाना कॉलेज में, फर्नीचर खरीदना, लेबोरेटरी इक्विपमेंट खरीदना, ये सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आता है। इसी को अगर आप अपने घर में अप्लाई करें तो जब आप बिजली पानी गैस ग्रोसरी का बिल दे रहे होते हैं तो आप करंट एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। जब आप जूते बच्चों के खरीद रहे होते हैं या घर का कोई फर्नीचर का सामान खरीद रहे होते हैं या कोई आप अपने कपड़े खरीद रहे होते हैं तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल हूबहू यही चीज फिर कॉलेज पे रेप्लिकेट होती है। फर्क इतना है कि करंट एक्सपेंडिचर जो है वो हम रूटीन में बनाते हैं हर साल, और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो हम डेवलपमेंट का बजट बनाते हैं PC1 स्कीम बना के। नेक्स्ट। अगली स्लाइड। ये वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट। ये रिसीट्स को हम छोड़ दें। नेक्स्ट। ये मोहम्मद रशीद साहब का मैक खोल दीजिएगा जरा। अच्छा देखिए, जितना भी गवर्नमेंट अपने टैक्सेस इकट्ठा करती है और गवर्नमेंट अपने जितने भी मुआसर इकट्ठा करती है वो सारे प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं। वो जब प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि वो स्टेट बैंक में, गवर्नमेंट का बैंक स्टेट बैंक है। जिन शहरों में स्टेट बैंक नहीं है, नेशनल बैंक फिर उनके स्टेट बैंक के ब्याज पे वो पैसे जमा करता है। और इसी तरह विड्रॉल करने के लिए, यानी आप अपना खर्चा करने के लिए, नॉन डेवलपमेंट या डेवलपमेंट, हर कोई नहीं वहां से पैसे निकलवा सकता। तो उसके लिए आपके प्रिंसिपल को गवर्नमेंट ने ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर बना रखा है, क्योंकि ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर ही प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड से आपकी सैलरीज, अकाउंट ऑफिस के जरिए आपकी सैलरीज और रोजमर्रा के खर्चे वही निकलवा सकता है, और कोई शख्स किसी को इसकी इजाजत नहीं है। क्या क्या उसे काम करने पड़ते हैं बजटिंग के लिए कि एक तो उसको
रिसीट और एक्सपेंडिचर बजट बनाना पड़ता है। आपके लिए ये 2 फॉर्म है, 3 फॉर्म है जो आपने भरने होते हैं, वो आपको दिखा देंगे। आपको ये आपको आपके मेल बॉक्स में भी रख देंगे। तो पहला काम तो ये करना होता है कि जी बजट बनाना रिसीट का और एक्सपेंडिचर का, और फिर अपने मकासद का तयन करना कि हम कहाँ कहाँ पैसे खर्चना चाहते हैं। फिर पूरा महीना जब हम ये खर्चा करते रहते हैं, और वो खर्चा किस तरह करते हैं हम ये अगली प्रेजेंटेशन में देखेंगे। तो फिर एक वक्त आता है कि मार्च के महीने में आपको एक मौका दिया जाता है कि जी आप अब 8-9 महीने हो गए हैं जुलाई से मार्च तक आपको खर्चा करते हुए। तो फिर अगर आपको अब कोई आप ज़रूरतों का तयन असर नो करना चाहते हैं, तो फिर आप रिवाइज बजट बनाते हैं। यानी आप कहते हैं नहीं, मैं स्टेशनरी में इतना खर्चा नहीं कर सकता, इसके बजाय मुझे बिजली में दे दें, पानी में दे दें, या मैं बिजली पानी में मेरे पास सरप्लस बजट है, आप मुझे स्टेशनरी में दे दें। तो ये फिर आप रिवाइज बजट के जरिए मांगते हैं। फिर आपका एक फर्ज ये होता है कि आप जितना खर्चा करते हैं हर महीने एक आपको एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भेजनी पड़ती है डायरेक्टर एजुकेशन को और डीपीआई साहब को, डायरेक्टर एजुकेशन के थ्रू डीपीआई साहब। फिर प्रिंसिपल साहब का ये भी काम होता है कि वो ये इंश्योर करेंगे रूल्स और रेगुलेशंस ऑब्जर्व हो रहे हैं। जीडीओ का ये काम भी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो रहे हैं। तो फिर आपको बतौर डीडीओ आप अपनी इस पावर को डेलीगेट कर सकते हैं अपने किसी और ऑफिसर को, वो आपके बिहाफ पे साइन कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपकी रहेगी। 14 नंबर स्लाइड पे आ जाए। इसी की 14 नंबर स्लाइड, ये वो जो बजट फॉर्म हम फिल करके भेजते हैं, उसमें हमारे पास इस बात की गुंजाइश बहुत कम होती है कि हम उसमें कोई नया खर्चा, किसी नए खर्चे के लिए पैसे ले सकें। क्योंकि वो जब आप बजट फॉर्म देखेंगे तो फिर आप समझ जाएंगे कि उसमें आपके हाथ पांव बंधे होते हैं। पिछले साल के बेसलाइन जो खर्चा होता है उसकी बुनियाद पे ही वो बजट बनता है। लेकिन कोई नए तरह का आप खर्चा करने हैं तो उसके लिए आपके पास एक मौका होता है, उसको हम कहते हैं शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर, SNE। शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 2 तरह के कामों के लिए यूज होता है कि नई पोस्टें क्रिएट करनी हो। मसलन फिजिक्स का टीचर जो है, वो फिजिक्स के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो डिस्टर्ब हो गया है, आप 2 टीचर लेना चाहते हैं, आप वो मांग सकते हैं इस SNE के जरिए, उस बजट फॉर्म के जरिए नहीं। या फिर आपने नया ब्लॉक बन गया है और उसमें अब आपने लेबोरेटरी बनाई है और लेबोरेटरी के केमिकल्स के लिए आपके पास बजट नहीं है, वो से शेड्यूल ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर के लिए दे सकते हैं। तो ये बजट से अलहदा ये भेजा जाता है। जब ये सैंक्शन हो जाता है तो ये पार्ट ऑफ द बजट बन जाता है। नेक्स्ट। तब आप लाइन पे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ है, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी सर। मुख्तसर से सर 1-2 मिनट जरा रिवाइज कर दें कि हम कौन सा टॉपिक सर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समरी बयान कर दें सर, जो मिस हो गया सर। मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। जी सर।
बजट जो है दो तरह के होते हैं। आप जो खर्चा करते हैं कॉलेज में दो तरह का होता है, एक करंट एक्सपेंडिचर और एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जो करंट एक्सपेंडिचर है उसका मतलब ये होता है कि आपके जो कॉलेज चलाने के रोजमर्रा के अखराजात हैं, मसलन आपकी तनख्वाहें, बिजली पानी गैस के बिल, स्टेशनरी का खर्चा, साइंस लेबोरेटरीज के केमिकल्स का खर्चा, अब ये रूटीन अखराजात हैं, इनको हम करंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप घर में जैसे जब आप बिजली पानी गैस ग्रोसरी स्टेशनरी पे खर्च रहे होते हैं तो आप एक रूटीन के खर्चे कर रहे होते हैं, तो उसको हम करंट एक्सपेंडिचर आप कहते हैं। जो ही आप अपने घर में जूते खरीदते हैं या कपड़े खरीदते हैं या कोई नई अलमारी बनाते हैं तो वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है, क्योंकि वो आपके एसेट को बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह कॉलेज में जब आप नया ब्लॉक बनवाते हैं, नई लेबोरेटरी बनवाते हैं, नया इक्विपमेंट लाते हैं, तो उस पर जो खर्चा करते हैं उसको हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। फिर मैंने ये कहा कि क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि गवर्नमेंट के तमाम टैक्सेस के से जो टैक्सेस और नॉन टैक्सेस आमदन होती है वो प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में जाती है और वो स्टेट बैंक में रखा जाता है, तो वो सिर्फ ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर निकलवा सकता है और कोई ऑफिसर को हक नहीं है कि उसमें से। तो कॉलेज का प्रिंसिपल जो है वो ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर डिक्लेयर्ड हैं कैटेगरी 2 के, तो उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो गवर्नमेंट खजाने से बजट के मुताबिक अमाउंट विड्रॉ कर सके। उसके बाद फिर मैंने इसको समराइज कर दिया है एक उसमें एक स्लाइड में, तो आपकी आसानी के लिए, आपका एग्जाम भी इसमें से होगा कि वो जो जब प्रिंसिपल साहब डीडीओ बन जाते हैं तो क्या करते हैं, एक तो बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है, आपकी ट्यूशन फीस का भी होता है, आपके फंड्स का भी होता है, आपका जो एक्सपेंडिचर्स हैं जो होने होते हैं उन अमाउंट्स का भी होता है। तो एक तो आप ये काम करते हैं। दूसरा काम आप ये करते हैं कि ये फैसला करते हैं कि ये इस काम के नतीजे में हम क्या अचीव करेंगे, क्या हासिल करेंगे। मसलन लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे। फिर ये होता है कि पूरा साल हम रीअप्रोप्रिएशंस करते रहते हैं, और वो रीअप्रोप्रिएशन हम कहते हैं ज़रूरियात का सर तयन कि आपने फर्ज करें कि स्टेशनरी में आपके पास पैसे ज़्यादा हैं और सडनली सिक्योरिटी के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर आप उस हेड से उस सब्जेक्ट से सिक्योरिटी की तरफ ले जाने के लिए जो अमल होगा, डायरेक्टर एजुकेशन वो कॉम्पिटेंट होते हैं रीअप्रोप्रिएट करने का, वो काम करते हैं। मार्च के महीने में आप एक फिर नए सिरे से पूरे साल के अखराजात का जायजा लेते हैं, तो फिर रिवाइज बजट बना लेते हैं। आपका ये फर्ज होता है कि बजट बनाने के बाद जब इसका खर्चा करें तो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को हर महीने डायरेक्टर एजुकेशन को भेजें। बजट फॉर्म भेजना भी आपका ये काम आपका होता है एज ए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग। अब यार वो खोल दो जल्दी से, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा,
BCC 23-24 इसको जरा खोल दीजिएगा। मिल गया डॉक्यूमेंट, मिल गए। जी राशिद साहब, इसका 20 पेज फिर आप फटाफट खोल दो, फिर हम बिल्कुल ठीक है। अभी आप देखें कि बजट के बारे में इतना शोर मचाया जाता है कॉलेज में कि जी हम बजट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं, बजट बना रहे हैं। तो ऊपर तो क्लासिफिकेशन आप देखें कि क्या उसमें कॉलम होते हैं, ये आपके सामने खुला हुआ है। कि आपने जितनी आपके पास पोस्टें हैं उसका डाटा देना है, और ये जो डाटा है 10 नंबर, उसमें 10 नंबर कॉलम में कि कितने फीमेल स्टाफ है, कितना मेल स्टाफ है, कौन कौन से ग्रेड का है, ये डाटा अकाउंटेंट जनरल पंजाब जब आपको तनख्वाहें देते हैं तो वो आपको एक पे स्लिप भेजते हैं, और प्रिंसिपल साहब को उस पे स्लिप्स को जमा करके सैलरी स्टेटमेंट भेजते हैं। तो उससे ये डाटा कॉपी होके 10 नंबर को फिल कर देते हैं कॉलम को। फिर 11 नंबर कॉलम में उसमें जिस साल हम मतलब बजट जब हम बनाते हैं तो वो हम बना रहे होते हैं अगले साल का, इस साल में बैठ के, और इस साल के भी नवंबर दिसंबर तक हमने बजट भेज देना होता है। तो हमारे पास पूरे साल का डाटा इस साल का अवेलेबल नहीं होता, तो उससे पिछले साल का हम जो जितना हमने खर्चा किया होता है उसको हम लिख देते हैं 11 नंबर कॉलम में। और ये जो 11 नंबर कॉलम है, इसमें हम फिर पिछले साल के जो, अब ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर के हमने पिछले साल खर्चा कितना किया था, यानी अगले साल का बजट बना रहे हैं, इस साल के हम नवंबर दिसंबर में बैठे हुए हैं, इस साल का भी पूरा हमें नहीं पता, तो उससे पिछले साल का हम खर्चा 11 नंबर कॉलम में लिख देते हैं। और ये खर्चा कहाँ से आता है? अब आप कहेंगे ये, अब ये बड़ा आसान है कि आप जो हर महीने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बेचते हैं उसमें जून की एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होती है, उसको निकालें और उससे निकाल के ये खर्चा जो है वो आप इसमें दर्ज कर दें। यानी ये सारा होता कॉपी वर्क है, एक्सेल को आना चाहिए, और ये एक्सेल शीट होती है। 12 नंबर में, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि नवंबर दिसंबर में बजट चला जाता है, तो आपके पास इस महीने का सिर्फ 4 महीनों का खर्चा होता है, तो वो 4 महीनों का खर्चा 13 नंबर कॉलम पे लिख दें, और बाकी 8 महीने पिछले साल से ले हैं उनका खर्चा 12 नंबर कॉलम में लिख दें। दोनों को मिला के ये आपका बजट है, ये एक्सपेक्टेड आपका खर्चा है। और 15 नंबर कॉलम में तो आपने इस साल के जो आपको बजट आया हुआ है उससे लिखना है, वो बजट से आपने कॉपी कर लेना है। और 16 नंबर कॉलम में ये जो सारा खर्चा है, ये जो 14 नंबर में प्रोबेबल आउटफ्लो है, इसमें आपने जमा करना है, इंक्रीमेंट का एक फॉर्म है, उसको फिल करके कि जितनी आपकी स्टाफ की इंक्रीमेंट लगती है वो जमा कर देनी है, तो आपका बजट बन गया।
अब जरा इनके जरा माइक खोल दीजिएगा। खोल दिए हैं सर, जिन पार्टिसिपेंट थे आगे एकदम सबके माइक कर जी, उनके खोल दिए हैं जिन्होंने आस्ट्रेट्स किया। तो सवाल कर लें इस पे, बजट उस पे, तो फिर हम आगे चलें। और अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम बस अगली प्रेजेंटेशन कर देते हैं। माइक खोले हुए हैं? सर, माइक खोले हुए लगता है सवाल नहीं है कोई, तो फिर हम अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया सर, बेहतर होगा हम सवाल एंड पर कर लें, आप काइंडली एंड पर टाइम दे देना। चले ठीक जी, है, आप चले। अब अगली प्रेजेंटेशन फिर कर देते हैं। ठीक, थैंक यू सर। अगली प्रेजेंटेशन कर देते हैं। अब ये प्रेजेंटेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीडीओ इन बजट एक्सिक्यूशन। वो खोल दीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीडीओ इन बजट एक्सिक्यूशन। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर जो है, इस पे अगली पे आ जाए, अगली स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे आ जाए। 3 नंबर स्लाइड से शुरू करें। 3 नंबर। डीडीओ के क्या काम है, मतलब प्रिंसिपल साहब एज ए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर क्या क्या काम करते हैं? सैलरी पे करते हैं। अकाउंट ऑफिस से जो सैलरी आती है, वो जब तक वो साइन ना करे फॉर्म को, उस वक्त अकाउंट ऑफिस सैलरी शुरू नहीं करता। फिर क्या करते हैं? कॉलेज के लिए जो केमिकल्स आते हैं, कॉलेज के लिए जो स्टेशनरी आती है, कॉलेज के लिए जो बिजली पानी गैस सबकी सैंक्शन करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं बिलों की। जब वो बिलों की पेमेंट करते हैं तो फिर उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए वो कैश बुक मेंटेन करते हैं, तो हर एक पेमेंट का कैश बुक में दर्ज किया जाता है। बजट जब वसूल हो जाता है तो बजट कंट्रोल रजिस्टर में वो दर्ज करना शुरू कर देते हैं। तो गोया अब तक हमने क्या किया कि सैलरी पे करते हैं, आपके फॉर्म्स फिल करके भेजते हैं, जिसके नतीजे में आपको सैलरी मिलती है। बिजली पानी गैस स्टेशनरी वगैरह यानी कॉलेज चलाने के लिए जो भी खरीदारी भी करते हैं और जो यूटिलिटीज के बिल देते हैं, उसका एक्सपेंडिचर भी सैंक्शन करते हैं और ड्रा भी करते हैं। फिर उस एक्सपेंडिचर को कैश बुक में लिखते भी हैं। फिर उसी एक्सपेंडिचर को बजट कंट्रोल रजिस्टर में भी दर्ज करते हैं। ये उनके बुनियादी पांच नंबर स्लाइड पे आ जाइएगा। 5 नंबर पे आगे निकल गया, आगे निकल गया, आगे निकल गया। वापस वापस जाओ ना। देखिए क्या उसका काम है।
बजट को अब हम खर्चा कर रहे हैं ना, तो फिर सैंक्शन का एक्सपेंडिचर करता है, सैलरीज के वो फॉर्म साइन करता है और कंटीजेंसीज के वो बिल साइन करता है, क्लेम वाउचर, ये जो स्टेशनरी मंगवाई, केमिकल्स बुलाई वगैरह वगैरह। फिर क्या करता है, जो परचेज ऑर्डर देता है प्रिंसिपल, तो वो उसको फिर सीक्वेंशियल वाइज जिस सीक्वेंस से उसने खरीदा है उसको वो रजिस्टर में, बजट कंट्रोल रजिस्टर में दर्ज करता है। ये सब कुछ करने के बाद वो उसे अकाउंट ऑफिस भेजता है। अकाउंट ऑफिस इसको सर्टिफिकेशन करता है, यानी प्री ऑडिट करता है, और फिर वो उसका चेक बना देता है, यानी कंटीजेंसीज का चेक बन गया। यानी प्राइवेट सप्लायर को पैसे जाने हैं तो वो चेक के जरिए जाएंगे, और अगर आपको पैसे, आपको भी कोई पेमेंट्स आनी है तो वो आपके अकाउंट्स में डायरेक्ट क्रेडिट के जरिए आएंगे। और उसके बाद वो क्या करता है कि एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी वो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट में आपको बता चुका हूँ बजट के वक्त क्यों बनाता है, और कैश बुक और बजट कंट्रोल रजिस्टर में दर्ज करता है। ये 7 स्टेप वो लेता है खर्चा करने के लिए। इसको आप गेट थ्रू गाइड समझें इस प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट 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 स्लाइड। और ये विषय याद रखें कि हमेशा जो प्रेस्क्राइब वाउचर फॉर्म है उसको इस्तेमाल करें एज ए प्रिंसिपल, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर। बाज़ औक़ात लेक्चरर्स, एपी साहबान की ड्यूटी भी लग जाती है इन कामों पे। और दूसरा ये है कि हमेशा साइन करें पेन के साथ, बॉल पॉइंट को अवॉइड करें फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। तमाम कटिंग्स, ओवर राइटिंग्स टेस्ट होनी चाहिए। आपको ना फिगर वर्ड्स में भी लिखनी चाहिए और फिगर्स में भी लिखनी चाहिए, जैसे आप चेक लिखते हैं। इसी तरह जो आप वाउचर भेजते हैं अकाउंट ऑफिस, तो वो उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, और फिगर्स और वर्ड्स दोनों में क्लियरली लिखा होना चाहिए। और अगर वो जो आपने वाउचर साइन कर दिया उसके बाद गुम हो गया, तो जब तक आपको डुप्लीकेट ना मिले आप उसको नया ना बनाएं। जब आपको डुप्लीकेट मिल जाए तो फिर नया बनाएं और उस पर डुप्लीकेट का अच्छी तरह लिखें। नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड चला। हाँ यही जो आपने बिल बनाना है, ये उसकी डिटेल्स है कि उसमें क्या क्या लिखना है। एक तो आपने अपनी मोहर लगानी है, नाम लिखना है और फिर साइन करने हैं। ये प्राइवेट सप्लायर के बिल में और दूसरा क्या करना है कि जिससे आप चीज़ें खरीद रहे हैं उसमें नेशनल टैक्स नंबर लिखना है, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है, उसका पोस्टल एड्रेस लिखना है। फिर आपने बिल के ऊपर ये भी लिखना है कि ये आपको सप्लाईज कब रिसीव हुई थी, और ये भी लिखना है कि ये स्टॉक रजिस्टर के कौन से सफ़े पे दर्ज आपके हो गई। और आपने ये सर्टिफाई करना है कि जी ये तमाम जो कुछ आपने भेजा है वो उसके मुताबिक है, यानी कि सप्लायर को जो आपने ऑर्डर दिया है वो उसी क्वालिटी और तमाम क्वांटिटी रिसीव हो गई है, और वो उसी क्वालिटी की
चीजें थी जिसकी आपने डिमांड की थी। ये स्लाइड नंबर 11 चलाइएगा, स्लाइड नंबर 11, इससे अगली। एक मिनट जरा, ये इससे ऊपर वो पीछे रह गई है, वापस जाए और पीछे, एक और पीछे करें, और पीछे, ये। अब आप देखें कि एक और जो सबसे बड़ी एहतियात आपने करनी है कि जब भी अकाउंट ऑफिस कोई क्लेम भेजना है तो वो आपने ट्रांजिट रजिस्टर के जरिए भेजना है। तो ट्रांजिट रजिस्टर क्या है? एक जैसे आपका डायरी डिस्पैच रजिस्टर नहीं होता, मुख्तलिफ ऑफिस में जाती हैं डाक वगैरह, तो जो बिल्कुल उसी टाइप एक रजिस्टर होता है जो कि अकाउंट ऑफिस में बिल्स और आपकी सैलरी के फॉर्म भेजने के लिए या टेरिटरी हाउस के फॉर्म भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। तो वो आपने वहां पे उस ट्रांजिट रजिस्टर में रख के भिजवाना है। फिर आपने परचेज ऑर्डर जो है वो मैंने पहले बता चुका हूँ कि उसको आपने, यानी जिस हिसाब से आपने खरीदा, पहले जिसको ऑर्डर दिया है उसका सीक्वेंस पहले आएगा, जो बाद में दिया है वो बाद में आएगा, तो उसको आपने सीक्वेंस में रखना है। फिर अकाउंट ऑफिस को आपने जो आपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट किया है ना, उसकी एक कॉपी प्रोवाइड करनी है। अच्छा, ये याद रखें कि जो ये जो छोटी छोटी परचेजें होती हैं, जो आप छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं, उसमें तो ज़ाहिर है कांटेक्ट नहीं होता। उसमें कांटेक्ट किसको कहते हैं? वो जो आप परचेज ऑर्डर जारी करते हैं सप्लायर को, तो मुझे इतने रिम दे दो कागज का, और इतने रिम मुझे, और ये इतनी स्टेपलर दे दो, और या इतना केमिकल दे दो। तो वो जो ऑर्डर जारी करते हैं वही कांटेक्ट होता है, तो आप उसकी एक कॉपी देनी है। फिर जब वो आपको सप्लाई कर देगा माल, तो फिर वो आपको जो ओरिजिनल इनवॉइसेस भेजेगा वो भी अकाउंट ऑफिस को जानी है। सैंक्शन याद रखें कि वो जो है तमाम खर्चे की आपने सैंक्शन करनी है। प्रिंसिपल जो ऑफ डिग्री कॉलेज जो है वो कैटेगरी 2 का ऑफिसर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स के तहत डिक्लेयर किया गया। तो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स में दी हुई हैं पावर्स, तो उसके मुताबिक उसने उसे इस्तेमाल करना है। और वो फिर जो है वो आपने ये इंश्योर करना है कि उसको आपने सर्टिफिकेट देना है कि जी इसने जो भी मेरा इसके साथ एग्रीमेंट था, इसने तमाम पूरी कर ली हैं कंडीशंस, और कोई कंडीशन बाकी नहीं रहेगी जो इसने पूरी ना की हो। ये भी आपने सर्टिफिकेट देना है कि आपके रजिस्टरों में एंट्री हो गई है और आपके प्रिविलेज ऑर्डर के मुताबिक आ गया और इसने तमाम कंडीशंस, फिर अकाउंट ऑफिस आपको चेक जारी करेगा।
फिर 16 नंबर स्लाइड पे आ जाएं। सोलह नंबर पे 16 नंबर पे आ जाएं आप। 16 नंबर पे आ जाएं। मैंने कहा था कि ये एंट्रीज आपने कैश बुक में एंट्री करनी है। एक तो आपने एक्सपेंडिचर की करनी है, और एक जो कैश बुक आप दो तरह की बना रहे होते हैं, जो आपके पास यानी कैश बुक में एक्सपेंडिचर आता है, फिर आपकी रिसीट्स आती हैं। रिसीट्स क्या आती हैं? अगर गवर्नमेंट वाली कैश बुक है तो आपकी वो आएगी ट्यूशन फीस जो है। तो आप बराए मेहरबानी जब उसको जब आप दर्ज करें कैश बुक में, तो वो आपको याद आ जाएगा कि वो चालान होते हैं, यानी बैंक से वो स्टूडेंट चालान लाता है। तो वो चालान जो है वो फिर आपने वेरीफाई कराने हैं बैंक से कि ये वाकया पैसे जमा हो गए हैं, उसके बाद आपने उसको एंटर करना है। और कोशिश करनी है कि कोई ओवर राइटिंग या रेजर ना हो, और अगर हो तो क्लियर हो और पिछली एंट्री भी नजर आए जब आप उसको ठीक कर रहे हो। सत्रह नंबर एक जो डीडीओ का काम होता है वो ये होता है कि जो आपके दो तरह के लोग होते हैं ना कॉलेज में। एक आप लोग होते हैं जो कि ऑफिसर्स होते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी ग्रेड 1 से 15 तक के एम्प्लॉइज होते हैं। आपका रिकॉर्ड तो सर्विस रिकॉर्ड तो मेंटेन हो रहा होता है एजी के पास सिस्टम में। जो 1 से 15 तक के एम्प्लॉय हैं, माली, चौकीदार, क्लर्क, ये लोग जो हैं, इनकी आपने फिर सर्विस बुक बनानी होती है। सर्विस बुक आपने देखी होगी, एक किताब सी होती है, एक उसमें फिर आपने उसके तमाम पर्टिकुलर और उसकी तमाम ऑफिशियल लाइफ, सरकारी जिंदगी के हकाइक उसमें देने के, उसका मूव ओवर मिल गया, उसको सिलेक्शन ग्रेड, पहला पेज तो होता है वो जब नौकरी शुरू करता है तो डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल कहाँ का है, वालिद का नाम क्या है, उम्र क्या थी उसकी, और नॉमिनेशन तो नहीं उसने भी की अपनी जीपी फंड की, वो सारी पहले पेज पे आ जाती हैं। वो हर 5 साल बाद अटेस्ट होता है वो पहला पेज। उसके बाद जब उसको हर साल इंक्रीमेंट मिलती है, वो सर्विस बुक में दर्ज होती है। अगर उसे कोई सजा जजा मिले तो वो दर्ज होती है। साल में एक बार आपने उसको एंट्रियों को निकाल के जनवरी में उसको टेस्ट करना होता है, और उस बंदे को दिखानी होती है कि तुम देखो ये तुम्हारी हमने सही एंट्रीज की हैं। अगर वो बंदा मुतमिन है तो उससे साइन कर कराना आपने नहीं बोलना। मैंने इसके लिए पेज 21 पे कैश बुक का फॉर्म दे दिया है आपको, वो भी आप देख लीजिएगा। और अब हमने करना है कि जी आपने डॉक्यूमेंटेशन क्या करनी है, वो आपने किस तरीके से एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट वगैरह भेजनी है। ये ना वो खोल दो एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग, पहली से होगी ये प्रेजेंटेशन तुम्हारे पास आएगी। इन सबको ये देनी भी है। एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग के बाद हम क्वेश्चन आंसर, एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग सबसे ऊपर होगी, और इन सबको ये उनके बैग में रखनी है, सारी प्रेजेंटेशंस भी और ये डॉक्यूमेंट्स भी। एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग जो है वो इसको
पहली स्लाइड है ये, पहली प्रेजेंटेशन है एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग। ये आपको स्लाइड बताती है कि आपने कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं एक डीडीओ ने। यानी याद रखें कि यही चीजें आपने कॉलेज फंड्स के लिए भी मेंटेन करनी है अलग। तो सबसे बड़ी जो है वो कैश बुक है, ये पूरी लिस्ट है। फिर पैटी कैश बुक इसकी अब जरूरत नहीं होती। कंटीजेंट पेमेंट रजिस्टर है। फिर आपने पेरोल रजिस्टर मेंटेन करना है। पेरोल रजिस्टर होता है जो कि मैंने आपको बताया था शुरू में कि अकाउंटेंट जनरल ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस जब आपकी सैलरीज पे करता है तो वो एक पेरोल समरी भिजवा देता है प्रिंसिपल साहब को। वो जो पेरोल समरी होती है वही पेरोल रजिस्टर भी कहलाती है। उसके बाद आपने मेंटेन करना ऑडिट के लिए रिसीट रजिस्टर, यानी जिसमें आपकी ये कैश बुक के अलावा आएंगे जिसमें आपके वो ट्यूशन फीस और फंड्स वगैरह की डिटेल्स दर्ज होगी। फिर आपने मेंटेन करना है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर। फिक्स्ड एसेट कहते हैं, मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट खर्चा करते हुए कि वो फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, आपके ट्रीज, ये सारे फिक्स एसेट होते हैं। तो एक फिक्स एसेट रजिस्टर होता है जिसमें आपने ये दर्ज करने होते हैं। उसके बाद एक होता है कंज्यूमेबल स्टोर रजिस्टर। कंज्यूमेबल स्टोर रजिस्टर होता है जो कि चीजें आती हैं और कंज्यूम हो जाती हैं, यानी लेबोरेटरी केमिकल, स्टेशनरी, इस तरह की जो चीजें हैं इनका एक रजिस्टर अलग होता है, वो आपने मेंटेन करना है। और एक बजट कंट्रोल रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें बजट का हिसाब किताब रखना है। 8 नंबर पेज पे आ जाएं, 8 नंबर स्लाइड पे। आठ नंबर पे स्लाइड जो है 8 नंबर। अच्छा, अब जब ये हम मैंने बताया ना कि आपने बिजली पानी गैस पे खर्चे किए प्रिंसिपल साहब ने ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर के तौर पे और आप उनकी मुआवनत कर रहे हैं। जब महीना खत्म हो जाता है तो फिर महीने के खत्म होने के बाद आपने एक एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनानी होती है और वो डायरेक्टर साहब को भेजनी होती है। तो डायरेक्टर साहब जो हैं वो उस एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को जब हम बनाते हैं तो उसमें चेक का नंबर लिखा होता है, किस पर्पस के लिए ड्रॉ हुई वो लिखा होता है, और हर एंट्री जो है वो आपने ट्रस्ट की होती है। नहीं, इससे और आगे आओ यार, ये कहाँ ठहर गए हो आप? आ जाओ आप 9 नंबर स्लाइड पे। 9 नंबर पे और नंबर ये कंट्रोल रजिस्टर तो ये देख लेंगे। और नेक्स्ट ये भी मैंने बता दिया है। ये आपने स्टेटमेंट बनाई कहां से? कैश बुक से। कैश बुक से जब आपने स्टेटमेंट बनाई, एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जिसमें कि चेक का नंबर, बंदे का नाम जिसको पे हुई है, पर्पस क्या था, बजट कितना था, कितना रह गया। जो 7 नंबर स्लाइड पे बजट कंट्रोल रजिस्टर है, इसी के फॉर्मेट पे ये एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनती है। 7 नंबर स्लाइड पे ये दिया हुआ है। तो ये 5 तारीख तक आपने भेजनी होती है।
नेक्स्ट स्लाइड। आपने जो भेजनी होती है, आपने क्या करना है, उसको ना वेरीफाई करना है अकाउंट ऑफिस के साथ कि जो जो फिगर्स आप भेज रहे हैं वो अकाउंट ऑफिस ने भी क्या वही लिखी हुई हैं। तो अब उसका प्रोसीजर बड़ा आसान हो गया हुआ है कि आप हर डीडीओ प्रिंसिपल साहब के आपको मिला होता है डीडीओ अफसर कोड, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर कोड। वो 6 डिजिट का होता है। वो आपने फैब की साइड पे, कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स की फैब की साइड पे जाना है और वो वहां पे वो बटन आएगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो आपने वो 6 डालने हैं, डिजिट अपने डालने हैं, तो उस महीने जितना खर्चा किया होता है वो सामने आ जाता है। तो आपने अपनी स्टेटमेंट जो बनाई है उसको उसके साथ मिलाना है और उसमें कोई अगर फर्क है दोनों में तो फौरी तौर पे अकाउंट ऑफिस से रजू करना है कि जी ये फर्क कहाँ पे आया। डायरेक्टर साहब के पास आप भेजेंगे, डायरेक्टर साहब इस सारों की इकट्ठा करके आपको भेज देंगे अपने पूरे डिवीजन की इकट्ठी करके भेज देंगे डीपीआई साहब को, और फिर डीपीआई पूरे प्रोविंस की इकट्ठी करके वो भी इसी तरह रिकनसाइल करेंगे एजी के साथ डीपीआई साहब, और ये भेज देंगे अकाउंट ऑफिस को, सेक्रेटेरिएट में प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर सेक्रेटरी एजुकेशन को। अब 15 नंबर स्लाइड आ जाए। 15 नंबर आगे चले। 15 नंबर, अच्छा 15 नंबर स्लाइड में ये है कि ये तो मैंने कहा था अपने एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट को वो 6 डिजिट डाले को चेक किया, अकाउंट ऑफिस की फिगर वहां पड़ी है फैब्स की वेबसाइट पे, वहां से कंपेयर किया और डायरेक्टर भेज दी। साथ साथ आपने एक और रिकंसिलेशन करनी होती है बीइंग ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अफसर प्रिंसिपल, और वो होती है ये जो आपके डायरेक्ट अकाउंटों में क्रेडिट आ रहे हैं ना सैलरीज के, इनके मैंने कहा था कि वो फिर आपको बना के बेचती हैं, आपको वो बना के बेचते हैं सैलरी डिसबर्समेंट स्टेटमेंट। सैलरी डिसबर्समेंट स्टेटमेंट जब प्रिंसिपल साहब के पास पहुंचती है तो फिर उनका ये काम है कि ये देखना, सबसे बड़ा काम तो ये है कि ये फौरन चेक करें कि जी उसमें पिछले महीने में अगर 10 लाख ड्रा हुआ था और इस महीने में टोटल डिफरेंट 12 लाख ड्रा हो गया है, तो वो 2 लाख का फर्क क्यों आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई घोस्ट एम्प्लॉई शामिल हो गया हो, अमूमन नहीं होता लेकिन कभी कभार हो भी जाता है। तो आपने ये इंश्योर करना है कि जी वो जब आपको स्टेटमेंट आए तो उसको आप इंश्योर करें कि उसमें वही नाम है जिनके फॉर्म आपने भेजे दिए हैं और उन फॉर्म को आपने नोट किया हुआ है अपने रजिस्टर में, उसके साथ आप मिला लें, फिर उसके बाद उसमें गड़बड़ नहीं होगी, वो ठीक रहेगा। अब सवालों के लिए खोल दें, माइक सबके खोल दें। जी माइक खुल गए? सर जी सवाल करें।
जिन पार्टिसिपेंट के हैंड है जो उनके माइक का नहीं होता है। जी खोल दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो केस वाला प्रोसेस होता है इसमें डीडीओ पॉल्स प्रिंसिपल के पास हैं सर, उनकी भी कोई लिमिट होती है? क्योंकि कभी हमें फिर वो कोटेशन लेने पड़ते हैं और या टेंडर में जाना पड़ता है, तो सर इसकी ज़रा डिटेल बता दें। देखें, इसकी आप 75,000 तक जो है वो तो कोटेशंस के बगैर कोटेशंस के सीधा जाके आप ले सकते हैं। बगैर किसी प्रोसीजर को फॉलो किए सर आप जो है वो आप जाके ले सकते हैं। $20 लाख से अगर ऊपर हुआ तो वेबसाइट पे चला जाएगा। हाँ सर, जी, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही सर, अगर दोबारा बता दें तो। मैंने ये कहा आपको कि नहीं कि जो आपको कैश परचेज आप कर सकते हैं बगैर कोटेशन के, सर वो आप कर सकते हैं 75,000 तक। राइट सर। कैश जो है तो उससे ऊपर आप 2 लाख तक कर सकते हैं कोटेशनें लेके, जी सर, ठीक है। और उसके ऊपर 20 लाख तक आप कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। वेबसाइट पेपरा की वेबसाइट पे जाएं, जी सर। बाहर में जाने की जरूरत नहीं है, और आप 20 लाख तक आप वो परचेज कर सकते हैं। सर इससे मिलता जुलता एक सर छोटा सा सवाल कि सर जी। कभी मतलब जैसे हम लेक्चरर्स हैं तो हम में से किसी को कंप्यूटर लैब का इंचार्ज बना दिया जाता है जी जी और जी प्रिंसिपल साहब हमें ही कहते हैं कि भाई आप इंचार्ज हैं, आप मुझे लिख के दें, ये हमें कोई नई चीज़ परचेज करनी है। जी। तो सर अगर उस जो परचेज वाला प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस फॉलो करने में अगर कोई इरेगुलरिटी हो जाती है तो कल को जब ऑडिट ऑफिसर आएंगे तो वो जिम्मेदारी डीडीओ की होगी या मतलब सर जिस बंदे ने इनिशिएट किया प्रोसेस उसकी होगी? वीडियो वीडियो राइट सर। 90% वीडियो की 10% ये 90% तो डीडीओ की जिम्मेदारी है। ये पेपरा रूल्स को आप तो उसकी मदद के लिए हैं। राइट सर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो जब प्रिंसिपल हजरात सेक्रेटरीट में सर भेजते हैं एसएनईज शेड्यूल, जो आपने एसएनई के बारे में बताया, जी जी जी, जी वो जो क्रिएशन ऑफ न्यू टीचिंग पोस्ट के लिए सर, जी जी तो सर वो मेरे ख्याल में जो तो बड़े कॉलेजेस होते हैं बड़े शहरों में जिनके प्रिंसिपल ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो उनकी तो सर वो रूटीन में एसएनईज अप्रूव हो जाती है।
लेकिन सर जो छोटे कॉलेजेस हैं उनकी वो फाइल उधर ही पड़ी रहती है, मतलब वो अप्रूव नहीं होती, या प्रिंसिपल साहब को कोई बंदा भेजना पड़ता है, या उधर खुद इतने जाके चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फर्ज करें वो टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट अगर 20 भेजते हैं तो वो 5 सैंक्शन करते हैं। इसकी सर क्या रीजन है कि वो ऐसा नहीं, क्यों नहीं ये सारी अप्रूव होती? देखिए, ऐसा नहीं, इसके लिए ना एक मखसूस एक कोटा कह लें बजट होता है, हर डिपार्टमेंट के लिए एफडी ने रखा होता है। जी जी मेरा ख्याल है कि ये तो एक कुदरती बात है कि जो बड़े कॉलेजों के प्रिंसिपल है वो ज्यादा जरा इन्फ्लुएंशियल होते हैं, लेकिन स्टिल मैंने ये देखा है कि ऐसा नहीं, आपकी भी हो सकती है मंजूर, अगर आप दूर दराज बैठे हुए हैं, अगर आप परस्यू करें तो। दूर दराज होने की वजह से आप लाहौर के चक्कर नहीं लगा सकते, जी जी और ये प्रॉब्लम एक है। और लेकिन उसका फिर ये एक हल है कि जनवरी फरवरी में मीटिंग होती है एमपीए साहबान की जी जी गवर्नमेंट के साथ बजट के बारे में। जी जी तो आप उस वक्त उनको दे के भेजेंगे जी हमने ये ऐसे नहीं भेजा हुआ है, और ये मतलब ऐसे नहीं, आमतौर पे तो होता है पोस्टों की क्रिएशन के लिए, जी जी बाकी का मुगली भी होता है, कोई लेबोरेटरी के इक्विपमेंट लेना है और कोई दूसरा लेना है, तो उनको अपनी जरूरत बताया और उन्होंने कहा जी ये लड़े आप अपने इलाके के कॉलेज के लिए। अच्छा सर, जो ये जो मतलब कि जो भी हमारी एसएन है, जो भी बजट क्रिएशन होता है, जो डेवलपमेंट फंड होता है सर, जी ये प्रपोजल्स मार्च तक कंप्लीट करनी होती है सर, नए साल से आने से पहले? ये जो एसएनईज है ना, जी जी तो आपने नवंबर दिसंबर चले जनवरी तक कर लें। ठीक है। इसका वैसे उन्होंने दिया हुआ नवंबर है, लेकिन जनवरी तक भी चली जाए तो है। ये भी एक मसला है कि लोग समझते हैं कि ये शायद हम अप्रैल में भी चले जाएंगे तो हो जाएगा, मई में भी चले जाए, उस वक्त तो बजट बन गया होता है। जी हमने जो सुना है शायद कि वो मार्च तक बजट कंप्लीट हो चुका था नए फिस्कल ईयर के लिए। कंप्लीट हो चुका होता है, उसके बाद जी जी बहुत ही कोई लकी आया उसको मिल जाए, नहीं मिलता उसके बाद। जी सर। तो आपने कोशिश करना है कि जनवरी फरवरी तक पहुंचा दें उसको। जी जी तो सर जो अस्सलाम वालेकुम एसएनई सर। जाती जो सर एसएनई जाती हैं कॉलेज की तरफ से सर, सेक्रेटरी एचईडी को फर्ज करें, जो जी हमारा डिपार्टमेंट है जी सर, जी वो जो सेक्रेटरी एचईडी किसी भी बजट के लिए जो अप्रूवल दे दो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बाउंड होता है, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में आगे भी सेक्रेटरी एचईडी की खास करके जो टीचिंग पोस्टें जो क्रिएशन होती है, जो नॉन टीचिंग, वो जो सेक्रेटरी एचईडी अप्रूव कर दे वो हो जाती है, या आगे फाइनेंस सेक्रेटरी भी उसमें कट लगा सकता है वो पोस्ट के लिए, एसएनई के लिए? आमतौर पे अगर मुनासिब प्रपोजल हो तो हो जाती है। हो जाती है। बहुत ज्यादा अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये था आपके कैश बुक के हवाले से कि जब कैश बुक में एंट्री हो गई है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा दाखिल हुआ है, हमारे पास मखसूस कोटा होता है बीएस की सीट्स का, और वो बच्चा यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने से पहले ही बच्चा छोड़ जाता है और हम चाहते हैं कि वो सीट फिल हो जाए। तो अब हमने एक नया बच्चा वहाँ पे अगर जिसका एडमिशन करना है, तो क्या हम उसके पहले की एंट्री को खत्म करके काट के दूसरी एंट्री कर सकते हैं? ये मैं नहीं जी सर। बता सकता क्योंकि ये फाइनेंशियल मसला नहीं है ना। ओके सर। अच्छा सर, दूसरा मेरा ये सवाल था कि है तो ज़रा सख्त सी बात सर, लेकिन ये कि हम मैंने जो देखा अपने मुख्तसर से करियर में कि कितना भी अच्छा काम क्यों ना किया हो, कितने भी फॉर्मेलिटी सारी पूरी क्यों ना की हो, जैसा भी कुछ किया हो, लेकिन जब ऑडिटर साहब आके बैठते हैं ना तो वो फिर बहुत कुछ निकालते हैं और कुछ ऐसा भी निकाल लेते हैं कि जो बिल्कुल क्लियर होता है। उसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे उन्होंने हम पे ऑब्जेक्शन एक बार लगाया यहाँ पे कॉलेज में कि आपने ये जो अलमारियां बनाई हैं, ये जो पिछली अलमारियां आपकी बनी थी, इन अलमारियों से बड़ी और सस्ती कैसे हैं? यानी पिछली अलमारी पे ऑब्जेक्शन नहीं था, नई पे एतराज था कि ये उससे सस्ती और बड़ी कैसे हैं। तो लेकिन फिर वो जब तक उनको जो उनका रेट होता है माजरत के साथ पर ईयर का वो ना दें, तब तक वो चलता रहता है, और जैसे ही उनको वो पे कर दिया जाता है हर चीज क्लियर हो जाती है। इसका क्या सोल्यूशन है सर? क्या कोई ऐसी चीज है कि हम जिस चीज से बच सकें? देखें, दो तीन चीजें मैं आपको बताऊं। अभी आपने बड़ा लंबा सफर करना है लेक्चर से आगे, और बात ये है कि ये जो
ऑडिट अफसर है ना, इससे डरे मत। सबसे बड़ी जो एहतियात है वो ये है कि जितने की आपने जहां जो जितनी अमाउंट तक आप कोटेशनें लेनी है उतनी अमाउंट तक की कोटेशनें लें, जितनी अमाउंट तक कमेटी कैश लेना है उतनी अमाउंट तक की लें, उसको बढ़ाएं ना, और खुदा ना खास्ता कोई एम्बेजलमेंट ना हो। तो वही ये पैरा है, ये तो जो आपने पैरा बताया बड़ा फजूल सा पैरा है, डोंट केयर फॉर इट। ऑडिट जो है, ऑडिट रिपोर्ट की बुनियाद पे, ऑडिट रिपोर्ट इज मेयरली आपके एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि ये इरेगुलरिटी हो गई है। तो वो जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटियां होती हैं उनके अफसर तो एजुकेशन के ही होते हैं ना, तो आप उससे ना डरें, बस आप इन रूल्स को, इन प्रेजेंटेशन को संभाल के रखें। इसमें डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर्स भी है, वो रीडिंग के तौर पे मैंने वो साथ रख दी है, तो आप जो है वो बस उसके अंदर अंदर रहें। जी थैंक यू सर। अच्छा सर, एक और सवाल था, वो कॉलेज के रिलेटेड है कि प्रिंसिपल के पास जो ड्यूटीज पावर होती है सर, जी, सर उसमें सेल परचेज दोनों ही उसके पास हो सकती हैं? सेल क्या करना होता है? मतलब वो जो कॉलेज की सर वो जो पुरानी चीजें होती हैं, मतलब वो भी वो बेच सकता है प्रिंसिपल? जी जी जी, ये जो पुरानी चीजों को जो बेचना है ना, जी सर। वो एक खास अमाउंट तक उसे इख्तियार है। पहले ये फैसला होगा कि वो इस काबिल नहीं रही कि उनको इस्तेमाल किया जा सके। जी जी। ये फैसला भी प्रिंसिपल ने खुद ही करना है, और फिर उनको बेचने का फैसला भी उसने खुद ही करना है। लेकिन सर ये कैसे तयन होगा कि ये चीज इतनी अमाउंट की बिक जाएगी? वो तो बराबर से, वो जो है ना, जी जी। एक तो बुक वैल्यू होती है ना, जी जी। ये तयन जरा मुझे, ये आमतौर पे जो ये तयन करते हैं इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फार्मूला नहीं है। जी तो जी। ये जो पिछला जो तजर्बा होता है उसकी बुनियाद पे वो करते हैं। मतलब जैसे ओल्ड फर्नीचर हो गया, कोई कॉलेज की कोई ईंटें बची हुई हैं, कोई पुरानी बिल्डिंग हो गई है खस्ता, या कोई लोहे की अलमारियां हैं, यानी कि वो प्रिंसिपल अकेला ही कोई कॉलेज की कमेटी बना के उसको सेल कर सकता है सर? सेल कर सकता है, या मतलब उसको कोई महकमे को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा? जी, किसी और डिपार्टमेंट को भी ऑन बोर्ड लेना नहीं पड़ेगा, नहीं या वो खुद? नहीं नहीं नहीं, किसी डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड नहीं लेना पड़ेगा। ठीक हो गया। हाँ, वो कुछ एक लिमिट है, उस लिमिट से जी जी। ऊपर वो जो है ना वो ऑन बोर्ड लेना पड़ता है, जी और जी। अदरवाइज जो है वो नहीं। जी जी। सर दूसरा ये है कि मैं वो आपको दोबारा इसका जवाब ना एग्जैक्ट ही दे दूं, जी जी। मैं दोबारा इसका जवाब आपको एग्जैक्ट ही दे दूं। ये प्रेजेंटेशन आपको जा रही है, इसमें भी देख लीजिएगा, जी डेलीगेशन जी। ऑफ की ना, वो आज जी जी। सब्जेक्ट मैंने डाल दी थी कि मैंने कहा कि आप इसका आपके पास होनी चाहिए, ये आपको देखना चाहिए। तो आपका प्रिंसिपल जो कैटेगरी 2 का ऑफिसर है ना, जी जी। जी वो 5 लाख रुपए तक सामान को कंडम करार दे सकता है। पहली बात तो उसे कंडम करार देना यानी अनसर्विसेबल डिक्लेयर करना, जी। और उसके लिए उसे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। जी जी। ठीक हो गया। और फिर वो बेच सकता है 10 लाख तक। जी जी। ठीक हो गया। 10 लाख से ऊपर होगा तो फिर डायरेक्टर के पास जाएगा, और डायरेक्टर अकेला नहीं कर सकेगा, फिर कमेटी होगी। जी जी। जी लेकिन आपका मसला तो यही हल हो जाता है ये 10 लाख में। जी। जी ये है ना, स्लाइड नंबर है ये 14 और 15 देखिएगा जी। जी ठीक हो गया सर। आपने, है ना, ये इनसे ले लीजिएगा, ये सब आपके उसमें चली जाए बॉक्स में। जी ठीक हो गया सर। जी 2 मिनट रह गए हैं। सर ये आपकी प्रेजेंटेशन का सोर्स क्या है? कोई डिटेल बुक है? मतलब अगर कोई चीज डिटेल से करनी हो जरा।
रूल्स हैं जी, प्रोसीजर है। नहीं सर, वो किसी मतलब बुक की सूरत में मिलता है, कोई उसका मैगजीन है? नहीं, प्रेजेंटेशन आपको इन्हीं से मिल जाएगी। अच्छा सर, ठीक है। उसको आप अपने पास में, प्रेजेंटेशन का जो मतलब ये होता है यस सर। कि खलासा, गेट थ्रू गाइड, ओके सर। उनको बड़ा सा सलीस करके, मुख्तसर करके, तो वो आप इसको रखें, आपका हर प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा इसमें। नहीं मिले तो मेरा नंबर नोट कर लें, 0300-847-1540। सर थैंक यू। ये बस ये जो जितनी है ना, ये 5-6 ही आप ले लें इनसे, बस आप करवा दें। ये आपके मेल बॉक्स में पहुंच गई होगी वैसे तो।